कबीर की नगरी बनारस में, काशी में, वाराणसी में मैं तारिक आज़मी आपका इस्तकबाल करता हूँ। आदाब, मैं हूँ तारिक आज़मी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में एक प्रमुख चुनाव तेलंगाना में भी हो रहा है। हैदराबाद में AIMIM के प्रमुख के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान इस वक्त ट्रोल हो रहा है। एक विवादित बयान, जिस समय वो भाषण दे रहे थे उसी समय उनके भाषण का समय खत्म हो रहा है। चुनाव प्रचार का रोकने के लिए शायद कोई पुलिस इंस्पेक्टर आए थे। जिस तरीके से उनको जो है उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को हटाया, वहां से जाने को कहा, अपनी घड़ी का जिक्र किया, इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफी चर्चाएं चल रही। अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी एक दूसरे से अक़लियत की बातें लोगों से करते हैं। अक़लियत यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय। हम उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इस वक्त खड़े हैं, जो कबीर की नगरी है। गंगा जमनी तहजीब की इस नगरी में अक़लियत की सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो है समाजवादी पार्टी के नेता अतार जमान लारी। अगर 90 के दशक से देखा जाए तो अक़लियत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बड़ा नाम अतार जमान लारी का हुआ करता था। लारी साहब से हम साफ साफ इस संबंध में कुछ नजरिया जानना चाहते हैं। लारी साहब, जिस तरीके से ओवैसी बंधु जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं, क्या लगता है कि इस तरीके की बातें क्या समाज के लिए फायदेमंद है या फिर ये उन्हीं को फायदा पहुंचा रही है जो समाज को दो हिस्से में तकसीम करना चाहते हैं? देखिए, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी भाषण देते हैं या जो भी बात करते हैं, एक तो उनके भाषण जज्बाती होते हैं और नौजवानों को वो जोश दिलाते हैं, जज्बात में लाते हैं, उनको उग्र बनाते हैं। और वही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये जो है अक़लियतों और ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए कोई हमदर्दी की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं। आज तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी भी मुस्लिम लीडरशिप उभरने नहीं दिया। उनके वालिद साहब ने भी अपने ज़माने में कभी लीडरशिप उभरने नहीं दिया मुसलमानों की। हमें याद है, मैं तो हैदराबाद बहुत गया हूँ। वहाँ पे एक अमानुल्लाह खां हुआ करते थे, एक बीच में वो कारगुजार सदर भी थे MIM के, लेकिन उनके बढ़ते हुए कद को देखते हुए उनको जो है MIM से निकाल दिया गया। बाकर आगा से लेकर के अभी मुमताज खां और कादरी साहब, तमाम लोगों को जो है इन लोगों ने जो है किनारे कर दिया, इसलिए कि उनकी मकबूलियत जो है वहाँ पे बढ़ती जा रही थी। इसलिए इन तमाम लोगों को, अमानुल्लाह खां पहले शख्स थे जो पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे और रास्ता दिखाया था उन्होंने कि हैदराबाद से भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा जा सकता है। उसके बाद से जो है इनके वालिद ओवैसी साहब के जो है सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। तो जो भी ओवैसी साहब बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम एक मंच पे इकट्ठा हो जाएं। ये 40 करोड़ मुसलमानों की बात करते हैं, वही बात करते हैं जो भाजपा करती है, जो यति नरसिम्हानंद राव कहता है, जो तमाम सांप्रदायिक ताकतें कहती हैं कि इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक गजवाए हिंद बनाएंगे, इनकी हुकूमत बन जाएगी। और ये कह कर के एक तबके को डराने की बात की जाती है ताकि हिंदू कौम जो है वो यूनाइट हो जाए। और असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों से ये कौम को यूनाइट करते हैं, उस कौम को हमारे खिलाफ खड़ा करते हैं। इनकी तकरीर ऐसी होती है और ये कहेंगे कि हम अक़लियतों के हमदर्द हैं, हम इनकी आवाज़ उठाते हैं। पार्लियामेंट में तमाम लोग आवाज़ उठाते हैं अक़लियतों की बात, चाहे 370 का मसला रहा हो, NRC का मसला रहा हो, CAA का मसला रहा हो, जितने भी मसले रहे हो, 3 तलाक का मसला रहा हो, सब पे जो है कई कई करोड़ लोगों ने जो है हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को भेजा, तमाम लोगों ने उठाया। लेकिन इनकी बात को गोदी मीडिया ज्यादा उछालती है ताकि पोलराइजेशन हो। भारतीय जनता पार्टी भी पोलराइजेशन चाहती है, ये भी पोलराइजेशन चाहते हैं। और ये चाहते ये हैं, देख लीजिए, जहां भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे बंगाल में, ये मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके
सेकुलर वोटों का बंटवारा कराते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, मैं अभी अपने अगल बगल का बता दूं, जौनपुर से जो है अरशद खां हार गए, मुगल सराय से जो है हमारा समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार गया, और आई से हार गया। थोड़े थोड़े वोट ये काट लिए, और बहुत थोड़े थोड़े वोट से हमारे जो है सुल्तानपुर में भी ऐसे ही हुआ। सुल्तानपुर में उतने ही वोट से हारे पूरे जितने वोट इनके पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। नहीं तो ये 110 सीट पे चुनाव लड़ा है। तेलंगाना में 7 पे लड़ेंगे, 9 पे लड़ेंगे, आंध्रा में नहीं लड़ेंगे, वहां पे कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल में चले जाएंगे, ये राजस्थान चले जाएंगे। तो इनका मकसद ये है कि मुस्लिम लीडरशिप कहीं से भी उभरने न पाए। अगर ये चुनाव नहीं लड़ाए होते तो यकीनन इसके पहले भी सपा की सरकार आई है, बसपा की सरकार आई है, भाजपा को लोगों ने, तमाम लोगों ने डिफीट दिया है। अगर इस बार ये 110 कैंडिडेट नहीं लड़ाए होते तो यकीनन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते। लेकिन ये इनकी देन है कि यहाँ पे भाजपा की सरकार बन गई, और ये हर जगह भाजपा की सरकार बनवाएंगे। इनका आज मुखिया कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश का है, कि हम 40 लोकसभा सीट चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब 40 तुम भाजपा को जाना चाहते हो। ये बिहार में जो है कह रहे हैं, अभी इन्होंने ऐलान किया है असदुद्दीन अवैसी साहब ने, मैंने इनकी एक भाषण सुना कि हम किशनगंज में भी चुनाव लड़ेंगे, वहां पे हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। भाई किशनगंज में इसलिए लड़ेगा कि वहां पे जो है मुसलमान एमपी है, जावेद एमपी है, तो जावेद के खिलाफ किसी मुसलमान को आप लड़ाओगे, वोट का बंटवारा करा करके भाजपा को आप जिताओगे। तो आप हर जगह उत्तर प्रदेश में भी करोगे, आप 40 सीट लड़ाओगे, आप तेलंगाना में नहीं लड़ाओगे, सिर्फ हैदराबाद में लड़ोगे। हमने इनको चुनौती दी है, ये सबको चुनौती देते हैं, कहते हैं कि हम जूती पे रखते हैं, जूती के नोक पे रखते हैं, हम जो है ये इंडिया गठबंधन भाड़ में जाए, हम जो है तरह तरह की जो है गाली देते हैं और तरह तरह की बात करते हैं और जज्बाती तकरीर करते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, असदुद्दीन अवैसी साहब से, कि आप जो है आखिर किसकी मदद करना चाह रहे हैं? आप किसको जिताना चाहते हैं? तेलंगाना में इनको चुनौती देता हूं, इनकी हैसियत नहीं है कि हैदराबाद की पुरानी पुराना शहर जो हैदराबाद है उसको छोड़ करके इनकी हैसियत नहीं है कि बगल के सीट सिकंदराबाद से चुनाव जीत सके। निजामाबाद, महबूब नगर, करीम नगर, मेढक, तमाम वहां पे मुसलमान वोट हैं, लेकिन इनको वोट नहीं देते। इनकी हैसियत नहीं है कि वो जा करके वहां से चुनाव लड़ लें, लेकिन वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कहते हैं हिजाब वाली महिला जो है एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी, इन्होंने भाषण दिया था जब कर्नाटका में हिजाब का मसला चला था। हम इनसे पूछना चाहते हैं, मैंने बोला भी और आज भी बोल रहा हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब, एक भी हिजाब वाली महिला को आपने टिकट नहीं दिया, नो टिकट दिया है आपने ना। 2 टिकट काटा मुमताज खां का जो है अहमद पाशा कादरी का, और वहां से एक हिजाब वाली महिला को 2 को टिकट दे देते तो कम से कम वहां की सदन में, विधानसभा में 2 हिजाब वाली महिला जाती, तब जो है हम मानते। और अगर चाहते हो हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाना, जज्बाती भाषण तो कर देते हो, अच्छा तो लगता है लोगों को, अरे महिला को, ये हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो असदुद्दीन साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैंने कहा भी और आज कह रहा हूं कि आप ओल्ड सिटी से किसी भी हिजाब वाली महिला को आप चुनाव लड़ा दो और यकीन जानो वो जीत जाएगी, क्योंकि इतना वोट है वहां पे 75% मुस्लिमों का कि वो जीतेगी। पहले पार्लियामेंट में भेजो, फिर प्रधानमंत्री बनाने की बात करो, लेकिन नहीं करोगे। तुम तो बहुत बड़े नेता हो भाई, इंटरनेशनल लीडर हो, कहीं से भी लड़ लो। पूरे तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, नहीं वहां से लड़ना चाहते हो? वहां तुम्हारी कोई ताकत नहीं है। कहते हो ना कि यूपी में है, बिहार में है, बंगाल में है, तो आओ वहां से लड़ लो, वहां से जीत के दिखाओ। लेकिन चुनौती देता हूं, मोदी को हराना चाहते हो तो आओ बनारस में लड़ो, आओ बनारस में। लेकिन असदुद्दीन अवैसी, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि हैदराबाद के बिल से निकल के बाहर कहीं चुनाव लड़ो। लड़ जाओगे, जीत जाओगे, मैं तुम्हारी गुलामी लिखवा लूंगा,
मैं तुम्हारी नौकरी करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम लड़के जीत के दिखा दो, लेकिन तुम कहीं से नहीं जीत सकते हो। पूरे तेलंगाना में सवाई ओल्ड सिटी को छोड़ करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हो। अगर जीतना है तो आओ दूसरे जगह से लड़के ये पूरे दुनिया को बताओ कि हम कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं और हम लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, आप दंगे और फसाद करा सकते हो। आप टी राजा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिए, ठीक है, लेकिन आपका जिससे समझौता है, कहते हो ना कि कार की स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, तो उस स्टीयरिंग से क्यों नहीं कविता को चुनाव लड़ाए, क्यों नहीं KTR को चुनाव लड़ाए, क्यों नहीं उनके परिवार के KCR के किसी परिवार के आदमी को तुमने चुनाव लड़ाया और वहां पे टी राजा को डिफीट देते। लेकिन गोसा महल के बॉर्डर पे तुम्हारा आपका भाई अकबरुद्दीन अवैसी जो है तकरीर करता है और वहां पे हिंदू मुसलमान करके फिर टी राजा सिंह को जिताने की पूरी कोशिश कर दिया है और ये लोग टी राजा को जिताएंगे और टी राजा जीत जाएगा। ये इनकी पॉलिसी है, ये चाहते हैं कि एक सवाल इसी पे टी राजा पे एक सवाल था, एक छोटा सा जवाब चाहिए उसमें। टी राजा के कई विवादित बयान जो आपराधिक श्रेणी में आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बाई प्रोफेशन एक बैरिस्टर है, जैसे मैं पत्रकार हूं तो मेरा काम पत्रकारिता करना है, आप राजनीतिक है तो आपका काम राजनीति करना है, एक चाय वाला उसका काम चाय वाला है, चाय बेचना है। उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी स्वयं एक बैरिस्टर है। इन्होंने आज तक कोई भी टी राजा के ऊपर आज तक कोई मुकदमा क्यों नहीं दाखिल किया? ये टी राजा के ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकते क्योंकि टी राजा और इनके में नूरा कुश्ती चलती है। ये टी राजा को गाली देते हैं, टी राजा इनको हरामी कहता है, एक दूसरे को गाली देते हैं और ये दोनों हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन कराते हैं। आपने एक जो बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये कभी इतने मुस्लिम बंद हुए आतंकवाद से लेकर के तमाम मुद्दों पर जो है, लेकिन कभी बैरिस्टर होते हुए भी कभी किसी की वकालत, किसी के लिए मुकदमा नहीं लड़े, न सुप्रीम कोर्ट गए न हाई कोर्ट गए। ये बड़े हमदर्द थे तो लड़ते उन वकीलों की तरह से जो लोग वकील आज इन लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। तमाम जो मासूम मुसलमानों को, अक़लियतों को, दलितों को फंसाया जा रहा है, ये दलित की बात करेंगे लेकिन इनका मुकदमा नहीं लड़ेंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी जब बंद थे तो इनके भाई का मुकदमा जो है भाजपा का MLA रघुनंदन राव जो है मुकदमा लड़ा और उसने इनको छोड़ाया। वो वकील था अकबरुद्दीन अवैसी का, ये वकील नहीं थे। ये भाजपा के लोगों से इनकी बड़ी अच्छी मिली भगत है। ये भाजपा के MP के यहाँ जाके दावत खाते हैं, ये भाजपा के MP से लोगों से मिले रहते हैं। ये सिर्फ पार्लियामेंट में और जलसों में तकरीर करते हैं, लेकिन अंदरूनी इनकी मिली भगत होती है। अगर इनकी मिली भगत नहीं होती तो फिर ये मुकदमा लड़ते। जरूरत क्या थी कि भाजपा का जो MLA था वो बुढ़ा, क्या नाम है उस विधानसभा का, यहाँ से है वो और जीता है और वो इनका मुकदमा लड़ा। अच्छा, समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए क्या सिर्फ अक़लियत की बात करना, अक़लियत के नाम पे उनको वर्गलाना ये बेहतर होगा, या 1947 तक हम लोगों ने जो जंग लड़ी, जंग आज़ादी, ना जहाँ पे अक़लियत थी, ना हिंदू था ना मुसलमान था, वहाँ सिर्फ एक भारतीय था, एक सेकुलरिज्म था, सब एक थे, वो जरूरी है? या फिर ये जो ओवैसी का अपने थॉट्स हैं अक़लियत की बात करना वो जरूरी है? नहीं, हमें हिंदुस्तानी होना जरूरी है। हम हिंदुस्तानी हो करके जो है देश को आज़ाद कराए थे और गुलामी की जंजीरों को हमने तोड़ा था। ये पाकिस्तान नहीं है, ये सऊदी अरबिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे संविधान है, यहाँ पे सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। सारे जमाने को जब तक हम साथ लेके नहीं चलेंगे, हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। हम एक तरफ लोगों को इकट्ठा करेंगे तो क्या दूसरी कौमें इकट्ठा नहीं होंगी? वो जब एक मंच पे इकट्ठा हो जाएंगी तो आप क्या कर लोगे? आप कैसे सरकार बना लोगे? कैसे पार्लियामेंट में जाओगे? कैसे असेंबली में जाओगे? अरे 2-4 MP जीत जाओगे, 10-20 MLA जीत जाओगे,
2500 में ले जीत जाओगे, उससे सरकार नहीं ना बनेगी। हम जब तक सेकुलर पार्टियों के साथ मिल करके हम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। और अक़लियतों को, खास तौर से मुसलमानों को चाहिए कि जो सेकुलर पार्टी जहां मजबूत है उसके साथ रहें। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मजबूत हैं, हमको अखिलेश यादव जी के साथ रह करके जो है उनके कदम से कदम मिला करके जो है हमको जो है आगे बढ़ना है, लड़ाई लड़नी है। हमारे भाई भी सेकुलर हिंदू हैं जो हमारी लड़ाई लड़ते हैं, हमारे लिए बोलते हैं। तमाम ऐसे वकील हैं जो है लड़ने का काम करते हैं। तो हम बंटवारा करके जो है राजनीति नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। हम जो है इस तरीके की राजनीति को कतई पसंद नहीं करते। ये अवैसी साहब की जो राजनीति है वो हमारे लिए नुकसानदेह है, खतरनाक है। मैं अपील करूंगा अक़लियतों से कि आप कम से कम इसको सोचने का काम करो, आप समझने का काम करो कि क्या ये राजनीति हमारे लिए फायदेमंद है, ये राजनीति हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर हम बंटवारा कर देंगे हिंदू और मुसलमान का तो हम सही तरीके से अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि सबको साथ लेके चला जाए, सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए और सबकी लड़ाई लड़ी जाए, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, किसान हो, आदिवासी हो, गरीब हो। हमको सबकी लड़ाई लड़नी है। समाजवादी जो लोहिया जी जो कहा करते थे, जो वीपी सिंह ने कहा, जो चंद्रशेखर जी ने कहा, आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण ने कहा, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा, उस रास्ते पे हमको चलना होगा। गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा, तभी ये देश भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे। बंटवारे से हमारा कोई भला होने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर साहब। ये थे अतहर जमाल लारी साहब। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आज़मी, अल्लाह हाफिज।